नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। रांची के सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज, झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग की खुली आंखें। मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जनता से मांगी माफी। साधना न्यूज की खबर का हुआ असर, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की सख्ती, चलाया कोरोना गाइडलाइन पालन अभियान। भक्तों ने की शिव मंदिर में पूजा, भगवान के प्रति की श्रद्धा प्रकट, नंगे पांव अंगारों पर चलकर भगवान को दिखाई श्रद्धा। पुणे पुलिस को हासिल हुई बड़ी सफलता, मोटरसाइकिल गिरोह का किया पर्दाफाश, पूर्णिया में चलाया सघन वाहन जांच अभियान। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। साधना प्लस न्यूज के असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि साधना प्लस न्यूज ने एक खबर चलाया था जिसका असर देखने को अब मिला है। रांची के सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के बेबसी की तस्वीरें साधना न्यूज पर दिखाई जाने के बाद झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग की आंखें खुल गई। मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जनता से क्षमा मांगते हुए कहा है कि वो चुनाव के सिलसिले में मधुपुर में होने के बावजूद जनता के सुख दुख में उनके साथ है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि हजारीबाग निवासी पवन गुप्ता के इलाज के अभाव में मौत मामले में सिविल सर्जन को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लापरवाही करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के सामने हजारीबाग निवासी पवन गुप्ता की बेटी ने दहाड़ मारकर रोते हुए आरोप लगाया था। वो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती रही, लेकिन कोई उनके पिता के इलाज के लिए आगे नहीं आया। इस खबर को साधना प्लस न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद सभी स्थानीय और राष्ट्रीय न्यूज चैनलों, अखबारों और वेबसाइट ने भी इसे प्रमुखता से लिया है। ये साधना प्लस न्यूज के खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है झारखंड में वो काफी ज्यादा चरमरा गई है, जिसको लेकर ये खबर कल सामने आई थी। रांची की ये तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो महिला है वो अपने पिता की मृत्यु के कारण काफी ज्यादा दहाड़ मार मार कर रो रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर डॉक्टर वो चिल्लाती रही अपने पिता के इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं आए। घंटों चिल्लाने के बाद भी उनके पिता का इलाज नहीं किया गया, जिसके कारण इलाज के अभाव में उनके पिता की मृत्यु हो गई। और सिमडेगा के पूर्व विधायक नियल तिर्की का निधन हो गया है। आपको बता दें कि रांची के रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। साथ ही उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ही रिम्स में भर्ती कराया गया था। वहीं उनके निधन के बाद सिमडेगा जिले में शोक की लहर छा गई है। वहीं सिमडेगा के डीसी ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत नियल तिर्की के पार्थिव शरीर को रांची से सिमडेगा ले जाया जाएगा, जिसके बाद सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। वहीं इधर निधन की खबर के बाद जिले के सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने शोक व्यक्त किया है। और पंच परगना के लोकप्रिय पर्व भोक्ता पर्व पर सैकड़ों भक्तों ने बुधवार के तड़के बूंदू के रानीचुआ परिसर में स्नान और ध्यान कर शिव मंदिर में पूजा की। मौके पर अनेकों भक्तों ने नंगे पांव दहकते अंगारों पर चलकर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलते भक्तों के इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। बताया जाता है कि पंच परगना इलाके में लगभग 150 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। इस पर्व पर स्थानीय भोक्ता बाबा महादेव की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं। पर्व के पहले लगातार 5 दिनों तक भोक्ता उपवास रखते हैं।
ऐसी मान्यता है कि उपवास करने से बाबा महादेव भोक्ताओं को शक्ति से भर देते हैं। भोक्ता पर्व में भोक्ता प्राकृतिक तरीके से पूजा पाठ करते हैं और रात में पूजन स्थल पर जलते अंगारे सजाए जाते हैं। इस दिन सभी भोक्ता अपनी अपनी मन्नतें बाबा महादेव से मांगते हैं। आस्था का ये पर्व लोगों की सुख समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। और उधर मधुपुर उपचुनाव में आज आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव मधुपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की कि हाजी साहब के पुत्र और वर्तमान में झारखंड के कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन को ज्यादा से ज्यादा वोट करके जीत दिलवाए और क्षेत्र का विकास कराए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी को सबसे बड़ी झूठी पार्टी भी बताई। उन्होंने कहा कि बिहार में बेईमानी करके सरकार बनाया गया है, झारखंड में ये चीज नहीं होनी चाहिए। महागठबंधन की तरफ से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुपुर पहुंचे थे। उपचुनाव में जमीन के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। और बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान भाई आए हैं। आप सब लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम मैं करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव होने वाला है। चुनाव की वजह भी आप लोग जान रहे हैं कि चुनाव क्यों हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने महरूम हाजी साहब को अपना मत देकर के विधानसभा भेजने का काम किया था। सबसे पहले उनके निधन पर आदरणीय लालू जी को काफी धक्का लगा है। हमारे पिता के पुराने साथी रहे, हमेशा से सुख दुख में उनके भागीदार बने रहे और पिछले चुनाव में विधानसभा के हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। हमने उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया था। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि अपने पिता की तरफ से, अपने पूरी पार्टी की तरफ से हम देना चाहेंगे। ईश्वर करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। चुनाव मतलब इलेक्शन, जिसको आपने इलेक्ट किया था, जिनको आपने विधानसभा भेजा, क्या आपका निर्णय सही था कि नहीं था? आपका निर्णय बिल्कुल सही था। आपके निर्णय से महागठबंधन की सरकार में हेमंत सोरेन जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। निर्णय क्यों सही था? बीजेपी से यहां लड़ाई है। बीजेपी का मतलब बी फॉर बड़का, जे फॉर झूठा और पी फॉर पट। ये बीजेपी का मतलब। इसका विश्लेषण हमने नहीं किया, ये नामकरण भी हमने नहीं किया। बड़ा आश्चर्य की बात है कि इसका नामकरण जो है भाजपा के सहयोगी दल के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था 2015। बिहार में चुनाव था, देश से इकलौता एक जगह एक राज्य में चुनाव था कोरोना काल में। बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत, आरएसएस ने पूरी अपनी ताकत, हमारी लड़ाई बिहार के मुख्यमंत्री, वहां के सरकार से, भारत सरकार के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, कुछ बीजेपी मानसिकता वाले सोच के मीडिया वालों से, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से, इलेक्शन कमीशन से, सबसे लड़ते एक 32 साल का लड़का नौजवान अकेले चुनाव लड़ रहा। हम लोग का मुद्दा क्या था? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए।
क्या चीज की जरूरत है? पढ़ाई की जरूरत है कि नहीं है? कमाई यानी नौकरी की जरूरत है कि नहीं है? सिंचाई की जरूरत है कि नहीं है? तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के बीच लेकर के गए और हमने कहा था कि अगर हमको मौका मिलेगा, बिहार की जनता मौका देगी, तो पहला दस्तखत, पहला कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो एक साथ 10 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे। हमारा मुद्दा है। अब बीजेपी बड़का झूठा पार्टी इसलिए है, याद कीजिए मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में, एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। पूरा हुआ? बिहार में जब हम बोले कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो भाजपा वाला बोला कि हम 20 लाख देंगे। पूछो कहां गया? अरे जो खाली पदे हैं उसको भी नहीं भर पा रहे स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में, और जहां जा रहा वहां घोटाला, धांधली, एक परीक्षा नहीं हो पा रहा ढंग से, पेपर लीक हो जाता। मंदिर की बात करते हैं ये लोग, राम की बात करते हैं ये लोग। मधुबनी में जो नरसंहार हुआ, यही भाजपा वाला लोग, भाजपा का विधायक संरक्षण देने का काम किया। क्या बोला कि रावण सेना, बताइए, राम के नाम पे चंदा लेगा, रावण सेना बनाएगा। यही है बीजेपी का। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। पूर्णिया जिले के कस्बा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी के 3 बाइक के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के गिरफ्त में आए सभी चोर कस्बा थाना क्षेत्र के घोड़दौड़ पंचायत के सिमहारिया गांव में रहने वाले हैं। ये सभी पूर्णिया जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरी की बाइक को नया रूप देकर स्थानीय मार्केट में ही बाइक को बेचने का काम करते थे। कस्बा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर ने बताया कि सोमवार की देर रात कस्बा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गडबनैली फ्लावर मिल के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। वाहन जांच अभियान के क्रम में कस्बा पुलिस ने सिमहारिया गांव निवासी मोहम्मद सलमान उर्फ सोनू को चोरी की ग्लैमर बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं मोहम्मद सलमान की निशानदेही पर पुलिस ने सिमहारिया गांव के मनीष कुमार, मोहम्मद रहीम और मोहम्मद सुबहान को चोरी की एक पैशन प्रो और एक ग्लैमर बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर ने बताया कि मोहम्मद सलमान उर्फ सोनू को इससे पूर्व भी बाइक चोरी की घटना में कस्बा पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं मंगलवार की दोपहर पुलिस ने कस्बा थाना कांड संख्या
67/21 दर्ज करते हुए चारों चोरों को केंद्रीय कारागार पूर्णिया में भेज दिया है। और हजारीबाग जिला के दारू प्रखंड में पिछले 2 दिनों से लापता युवक का शव मिला है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दारू थाने में दर्ज करवाई थी। वहीं युवक की तलाश के क्रम में इरगा पत्थर खदान के बाहर युवक के कपड़े और चप्पल मिले थे, जिसकी पहचान परिजनों ने कर ली है। वहीं इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ के द्वारा गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें एनडीआरएफ की मदद से युवक का शव भी निकाला गया है। और लातेहार नगर पंचायत के अंतर्गत चंडीह में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। वहीं इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मुनेश्वर राम के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मंगेश्वर राम ने बताया है कि महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो भीमराव की ही देन है। वहीं इस समारोह में बिगन राम, दीपक यादव के साथ और कई भी लोग शामिल रहे। और राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू होने लगे हैं, लिहाजा सरकार को इस तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए आज मधुपुर में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की नाकामियों को गिनवाया। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी पिछले 1 साल से पूरे देश सहित राज्य में बनी हुई है, इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है मरीजों को, लेकिन सरकार कागज पर ही योजना बना रही है। सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है। इधर बाबूलाल मरांडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनके सवालों के जवाब में कहा है कि राज्य की व्यवस्था को सरकार और तमाम अधिकारी सही तरह से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर कोरोना महामारी से नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले अभी भी हम अच्छी स्थिति में हैं। तो ये झारखंड बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। और सरकार बिल्कुल सिर्फ घोषणा कर रही है, कागज में सिर्फ प्रसारित कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कहीं नहीं हो रहा है, उसको कहीं देख रेख नहीं हो रहा है। भाई राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम शाम में जाकर के अपने से भी हॉस्पिटलों की निरीक्षण करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि सरकारी प्राइवेट अगर बार बार आ रहा है अखबारों में, रात रात भर लोग पेशेंट घूम रहे हैं एम्बुलेंस से, तो ये तो लगता है कि आराम फरमा रहे हैं, इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। तो ये राज्य की बड़ा विकट स्थिति है। तो मैं कहूंगा कि बिना विलंब किए आप सरकार को इन सारी चीजों पर काम करनी चाहिए, क्योंकि आज सरकार की खजाना में पैसे की कमी नहीं है। पिछले 31 मार्च को जहां 83% खर्च को सरकार ने दिखाई है, वहीं पर मेरी जानकारी में 20-22 हजार करोड़ रुपया भिन्न भिन्न बैंकों में सरकार ने ट्रांसफर कर रखे हैं। सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो भी हमारे पास साधन संसाधन है उनका भरपूर उपयोग करके और जरूरतमंदों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो भी कोविड पेशेंट आ रहे हैं उनको बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको उनका समुचित इलाज हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को 50% बेड कोविड पेशेंट के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। और जो भी हमारे पास वेंटिलेटर उपलब्ध है उनका उपयोग हो रहा है। सारे जितनी भी जो भी वैक्सीन है, जो भी दवाइयां हैं, केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी जी का कर्तव्य बनता है कि केंद्र में उनकी सरकार है और वो माननीय मोदी जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करें।
और शहीद अश्वनी के परिजनों से मिले राज्य के उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि घटना की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कर्तव्य की बलिवेदी पर शहादत देने वाले इंस्पेक्टर अश्विनी के पैतृक गांव पूर्णिया के जानकी नगर के पांचू मंडल टोला में शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। आम और खास लोगों का आने का सिलसिला भी जारी है। वहीं मंगलवार को सुबह के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी जानकी नगर पहुंचे और परिजनों से कहा कि विपत्ति के इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। उन्होंने कहा कि परिजनों ने सीबीआई जांच के लिए लिखित आवेदन दिया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री ने पटना जाकर मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और इसी बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। सब्जी विक्रेता की कोरोना से मौत हो गई है। जेपी मार्केट डूबा में दुकान लगाने के दौरान हुई तबीयत खराब, स्थिति गंभीर होने पर वापस घर आ रहा था सब्जी विक्रेता। सांस लेने में हो रही थी दिक्कत, जिसके बाद अचानक से उसकी मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। सब्जी विक्रेता की कोरोना से मौत हो गई है। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी सब्जी विक्रेता को, जिसके बाद अचानक ही उसकी मौत हो गई। जेपी मार्केट डूबा में दुकान लगाने के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी। स्थिति गंभीर होने पर वापस वो अपने घर जा रहे थे कि इसी दौरान सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगी और अचानक से उनकी मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। जिस प्रकार से रांची में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। ये एक बार और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां सब्जी विक्रेता जेपी मार्केट डूबा में दुकान लगाने के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई और सांस लेने में दिक्कत होने के कारण कुछ ही देर बाद सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। कोरोना से मौत हुई है सब्जी विक्रेता की। जेपी मार्केट डूबा में दुकान लगाने के दौरान तबीयत खराब हुई। स्थिति गंभीर होने पर अपने घर वापस लौट रहा था सब्जी विक्रेता। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे, सब्जी विक्रेता की कोरोना से मौत हो गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए, धुरवा का रहने वाला था और धुरवा का ही एक बाजार है, वहाँ पर सब्जी की दुकान लगाया करता था। आज सुबह जब वो अपनी निर्धारित जगह पर जब दुकान लगाने के लिए वो व्यक्ति गया, तब उसको जो है खुद के अंदर से जो है वो तबीयत ठीक नहीं लगने लगी थोड़ा, तो वो जो है दुकान छोड़कर दुकान में किसी और को बैठाकर वो घर जाना उचित समझा। लेकिन घर जाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद उसकी तबीयत जो है और बिगड़ती गई। कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे सांस फूलती गई और सांस लेने में उससे तकलीफ होने लगा, जिसके कारण से कि आसपास वाले जो लोग हैं पड़ोसी जुट गए और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन जो है घर में ही उसने जो है अपना दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना से मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। कल भी सदर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो कल 4 घंटा एक मरीज जो है सदर हॉस्पिटल के बाहर जो है इंतजार करने के बाद जब उसे एडमिट किया जाता है, तब एडमिट करने के कुछ ही घंटे के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब जो कोरोना जो है वो आर फैक्टर वाला जो कोरोना है वो बेहद ही खतरनाक है। इससे लोगों की ज्यादातर जो है वो जान जा रही है और इससे जो है तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और जल्दी इसका जो लक्षण है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति जो है वो और गंभीर होती जा रही है। फिलहाल अगर वो धुरवा की बात करें जिसकी मृत्यु हुई है कोरोना से, उसके शव को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसी शव को जो है रिम्स भेज दिया गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो करने के बाद जो है उसके शव को जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जी चंदन, इस दौरान ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं रांची में जो मामले हैं लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण धीरे धीरे पैर अपना फंसाता जा रहा है। ऐसे में अब सब्जी विक्रेता की भी मौत हो गई है। सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि मुख्यमंत्री ने तो माफी मांग ली है, पर क्या स्वास्थ्य व्यवस्था अब ठीक हो पाएगा और क्या इस प्रकार से जो कोरोना मरीजों की मृत्यु होती जा रही है इनकी दर में कोई कमी आ पाएगी? देखिए, माफी मांगने का मतलब ये नहीं, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं पूरे राज्य में और जिस तरीके से खासकर अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो जिस उम्मीद से लोग सरकार से लाते हैं
और कड़ी धूप में निकलकर वोट देते हैं और सरकार को उनको लाते हैं, ये इसी उम्मीद से कि उनकी जो तबीयत है या फिर सेहत जो है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा सरकार के द्वारा। लेकिन जहाँ कुछ गड़बड़ी होती है, मामला बहुत ज्यादा बढ़ता है, जैसे कि बीते दिन की बात है जो कि सरकार के सामने और पूरे राज्य के सामने एक मामला जो आया, जो हजारीबाग से पवन गुप्ता आए थे, वो मंत्री के सामने ही, मंत्री वहाँ मौजूद है, उसके सामने ही जो है सदर हॉस्पिटल के गेट के पास जो है तड़प तड़प के उनकी जान निकल गई, कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। इसी मामला पे मुख्यमंत्री ने भी माफी मांगा है। तो सिर्फ मौखिक रूप से माफी मांग लेने से नहीं होता है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अगर माफी मांगना है तो व्यवस्थाओं को, जिस तरीके से जो व्यवस्था राज्यवासियों को नहीं मिल रहा है, अगर व्यवस्था आप देते हैं तो असली माफी वही है कि आपने माफी मांगा और अपनी चेतना को जगा के जो कमियां हैं उस कमियों को दूर किया। लेकिन कमी दूर नहीं की जा रही है, सिर्फ बतौलाबाजी हो रही है, सिर्फ जो है माफी मांगी जा रही है। तो इससे माफी मांग लेने से आम पब्लिक की जो समस्या है जिस वो दूर प्रकार नहीं से हो सब्जी जाती विक्रेता है। की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है और आपने भी बताया कि कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय सरकार के लिए है। माफी मांग लेने भर से कुछ नहीं होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना होगा ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। गुमला जिले के घाघरा क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी की खबर को साधना न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गई है। वहीं घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित चांदनी चौक और गम्हरिया साप्ताहिक हाट में सुबह से ही प्रखंड के विकास पदाधिकारी विष्णुदेव कश्यप और थाना प्रभारी कुंदन कुमार के द्वारा सामूहिक रूप से कोरोना गाइडलाइन पालन अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधा प्लस। नमस्कार।